अस्सलाम वालेकुम। वाह। आज आज हम डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से कि कोविड-19 की जो ये पेंडेमिक चल रही है, इसने कैसे एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान में इफ़ेक्ट किया है और उसके क्या इम्प्लिकेशंस लर्निंग के हवाले से आ रहे हैं। हमारे पास हैं आज बिलाल साहब। बिलाल साहब लेक्चरर हैं और पिछले 5 के 6 सालों से पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट ख्वाजा असफ़ी शहीद कॉलेज लाहौर में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मरियम, जो एक फ्रेश फैकल्टी मेंबर हैं, जिन्होंने रिसेंटली भी ज्वाइन किया है नॉट लॉन्ग एगो, और ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा रही हैं। मैं स्टार्ट करूँगा डॉक्टर मरियम से। डॉक्टर मरियम, ये बताएं कि ज़ोर का झटका आपको कैसा लगा बतौर टीचर? um, मेरा क्योंकि पहला सेमेस्टर था, मैंने शुरू किया जनवरी में पढ़ाना और मेरा सेमेस्टर मार्च में स्टार्ट होना था। दैट वाज एग्जैक्टली द वीक जिस दिन लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ। सो फर्स्ट वीक तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये अभी ईज भी होगा, खत्म होगा, सेमेस्टर शुरू होगा कि नहीं। तो शुरू में तो एक बहुत ज़्यादा झटका लगा था, मगर आई थिंक I had the privilege of being at NUST, जिसके पास एक already system था available that could have been used. शुरू में we started off with audio recording lectures, which wasn't, I feel, a very good option क्योंकि काफ़ी questions students के ऐसे होते हैं जो lecture के दरमियान में होते हैं. But अब I'm finally settling down into that system and we are using MS Teams. जो कि हर स्टूडेंट के पास उसका आईडी है, नस के पास माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट्स हैं, तो इट्स ईजियर टू डू इट। और क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग फीचर भी है तो स्टूडेंट्स कैन गो बैक एंड एक्चुअली गो थ्रू द लेक्चर अगेन। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली आई कंप्लीटेड ए ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। तो 1 महीने की ट्रेनिंग थी और उसमें जो है सुबह से शाम तक हम ऑनलाइन MS टीम्स के आगे बैठे होते थे। इट वाज सो हेक्टिक एंड इट वाज गुड एक्सपीरियंस, बट इट वाज वेरी वेरी हेक्टिक वन। So I am here as a student, recently victim of online education. I think और it's अच्छा hectic बिलाल साहब, for, आप जी बात करें। sorry for interrupting you. I think it's hectic for both parties. Like I've had students complain about this as well कि सुबह से हमारी क्लासेस शुरू होती हैं, कोई ब्रेक नहीं होता, and then they're continuously online. For teachers, I think it's very difficult to not see कि आपके students जाग रहे हैं, सो रहे हैं, present हैं, absent हैं. So that is one complication that I face. ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। अच्छा, जो हमारी ट्रेनिंग थी दैट वाज इन रमज़ान, तो वो 8-9 घंटे दिन में चल रहे हैं, रात को सहरी भी करनी है और उसके साथ जो असाइनमेंट होती थी वो भी हमने करनी है। तो ऑन मल्टीपल ओकेजन्स मैं लेक्चर के दौरान सो गया। और चूंकि मैंने घर वालों को मना किया हुआ था कि आप में से कोई भी इधर मौजूद नहीं होगा, आप लोग शोर करते हैं, तो मुझे कोई उठाने वाला भी नहीं था। अच्छा बिलाल साहब, आप बताएं, आप थोड़े से हाई स्कूल लेवल के ऊपर आ जाते हैं, कॉलेज के लेवल पर आ जाते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? और आप काफ़ी अरसे से भी ऑनलाइन एजुकेशन से मुंसलिक भी हैं, तो पहले क्या था, अब क्या है, और अब का आपका एक्सपीरियंस क्या? असल में मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों ने ख़ास तौर पे अभी रिसेंटली जो है ऑनलाइन एजुकेशन का नाम कह लें कि सुना है। जो एजुकेटेड में आप समझे कि थोड़े से एलीट क्लास हैं, यानी कि ओ लेवल, ए लेवल्स या अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले, वो लोग तो मतलब कि बहुत थोड़े 1% से भी कम लोग जो हैं वो ऑब्वियसली पिछले कुछ सालों से हाई स्पीड इंटरनेट का फ़ायदा उठाते हुए वो किसी ना किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या इदारे से वो लेक्चर्स वगैरह कोर्सेज कर रहे थे। तो उनके लिए तो चीज़ें नई नहीं हैं, लेकिन उसके मुकाबले में वास्ट मेजॉरिटी के लिए इंटरनेट के थ्रू पढ़ना एक बिल्कुल तो अब फिर जाहिर है वो जब एक बिल्कुल नई चीज़ आती है तो लोगों में उसके लिए रेजिस्टेंस होती है।
और फिर मतलब जनरली लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हम करेंगे, नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या होगा, मोबाइल ना हुआ, कंप्यूटर ना हुआ तो क्या होगा, लाइट नहीं आएगी, और मतलब 100 बहाने। तो एक्चुअली ऑनलाइन एजुकेशन इन्वेंट कैसे हुई, शुरू कैसे हुई, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। डिस्टेंस लर्निंग का तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन जो पहले से दुनिया में डिस्टेंस लर्निंग का सिस्टम चल रहा था ओपन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, दुनिया उसको बहुत अच्छा नहीं समझती। वो सिर्फ मतलब उन मजबूर लोगों के लिए समझा जाता है जो मसलन जेलों में बंद हैं, या जो फौजी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, या कोई ऐसा शख्स है जो घर से बाहर नहीं निकल सकता, या जिसको दिन के टाइम मौका नहीं मिलता। तो वो जो है टीवी के जरिए या रेडियो के जरिए उनको एजुकेट करना, ओपन यूनिवर्सिटीज या इवन लेटर्स के जरिए, खत्तो किताबत के जरिए वो एजुकेशन का एक सिस्टम चल रहा था। और वहां पे चूंकि टीचर और स्टूडेंट की उस तरह से इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होती थी, तो वहां पर कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था। यानी कि उन इदारों से पढ़ने वाले, वो बस उनको एक कागज का टुकड़ा डिग्री मिल जाती थी, लेकिन वो ज्यादातर उनकी अक्सरियत जो है वो कम्पीट नहीं कर पाती। लेकिन उसके बाद फिर चीजें चेंज हुई हैं, तब हुई जब इंटरनेट आया। अब इंटरनेट तो 90s में आ गया था, लेकिन उस वक्त तक जो है इंटरनेट की स्पीड कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। मतलब आप चंद एक आर्टिकल्स या पीडीएफ इस तरह की चीजें तो शेयर कर सकते थे, लेकिन वीडियोस नहीं कर सकते थे। वीडियोस का मेजर सिस्टम डेवलप किया जब गूगल ने, और साथ ही साथ उस दौर में ISDN और फिर DSL की तरफ दुनिया शिफ्ट हो गई, इंटरनेट की स्पीड काफी बेहतर हो गई। तो गूगल ने वीडियोस का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, यूट्यूब। अब ये बात है 2004 से 6 के दरमियान की। और फिर उसके बाद दुनिया ने हर तरह की वीडियोस, जो उनके पास पहले से वीडियोस मौजूद थी, वो अपलोड करना शुरू की यूट्यूब के ऊपर। और उनमें से जो नाम इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है, वो है सलमान खान का। अब ये सलमान खान एक्टर वाला नहीं है। दबंग दबंग वाले। नहीं जी, ये दबंग वाले नहीं। ये सलमान खान एक बंगाली बाय बर्थ जो है, वो वैसे तो अमेरिकन है, लेकिन अपने नस्ल के एतबार से बंगाली नजाद अमरीकी हैं। और ये एजुकेशन हासिल करने गए हुए थे, उनके अबाव इजाजत से गए थे, वालिदैन गए थे, लेकिन खुद ये बंदा पढ़ रहा था MIT में। और इंडियन था। और जो है जिस तरह हमारा यहाँ का रिवाज होता है, तो काफी जो है लंबी चौड़ी फैमिली थी। तो उनमें से एक अपनी एक कजन को पढ़ाने की जिम्मेदारी फैमिली की तरफ से इसको मिली हुई थी। तो ये उस दौर में टेलीफोन के ऊपर उसको मैथ के लेक्चर्स देता था कि अब ये दो को दो कैसे जमा करना है, और वो सारी चीजें वो फोन पे पढ़ाता था। अब हुआ यूं कि इत्तेफाक से एक दफा ये बीमार हो गया, और इसकी कजन के उन दिनों एग्जाम्स थे, और वहाँ जो है तैयारी बच्ची नहीं कर सकी। तो उसकी वजह से फिर इसकी ताई ने खूब अच्छी तरह झाड़ पिलाई, जो टिपिकल ताइयों और फूफियों वाला हमारा करेक्टर होता है। तो कि जी तुम खुद गर्ज हो गए हो, और तुम्हें अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं है, तुम अमेरिका चले गए हो, तो हमें तुम भूल गए हो, और ये वो। तो वो उस चीज से परेशान होके कुछ वीडियो लेक्चर्स बनाए, मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स बना लिए, और वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए कि ठीक है तुम ये अपलोड करता जाऊंगा अहेड ऑफ टाइम, यानी कि 5, 6, 8, 10 लेक्चर्स मैं पहले से अपलोड करके डाल देता हूँ, तुम फॉलो करती जाओ उनको। अच्छा, अब उस लड़की ने वहां से शुरू किया, और फिर जैसे बच्चे करते हैं, उसने स्कूल में जाके बताया कि जी मैं तो मैथ इस तरह पढ़ती हूँ। तो बाकियों ने कहा कि जी क्या हम भी पढ़ सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, मैं लिंक तुम्हें शेयर कर दूंगी, तुम भी देख लेना। तो वो वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो लोगों ने देखना शुरू किए, और ये एक नई चीज थी। क्योंकि आमतौर पे कन्वेंशनल क्लासरूम में हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब मेरे सामने 40 बच्चे बैठे हुए हैं या 50 बच्चे बैठे हुए हैं, और मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, और मैंने अपने सिलेबस और करिकुलम को जो है एक नॉर्मल पेस के ऊपर लेके चलना है। मैं ये नहीं देख सकता कि मैं हर बच्चे का हाथ पकड़ के उसको जो है बाकी ग्रुप के साथ लेके आऊं। तो मैं बस लेक्चर दे रहा होता हूँ, और जो पीछे रह जाए वो पीछे रह जाए, जो आगे निकल जाए वो उसकी किस्मत है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे बच्चा अपनी मर्जी से, अगर उसको पिछला टॉपिक समझ नहीं आया, वो आगे पहुंचे, अगला कॉन्सेप्ट उसको पता नहीं लग रहा क्योंकि उसकी बेस नहीं बनी थी, तो वो दोबारा पिछले लेक्चर पे चला जाता है और वो वहां से जाके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके फिर आगे फर्दर ज्यादा बेहतर तरह से समझ रहा था। तो ये जो तरीकाकार था एकदम से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, और ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि मतलब कि गूगल ने, क्योंकि यूट्यूब गूगल का प्लेटफॉर्म है, जब इसकी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई तो उन्होंने देखा कि भाई ये ऐसी क्या चीज बना रहा है कि दुनिया पागल होके इसके पीछे मतलब इसकी वीडियोस देख रही है। तो उसके ऊपर फिर लोगों ने आर्टिकल लिखना शुरू किए कि ये जी एक नया चैनल है जो बड़ा वायरल हो रहा है। और वहां से बिल गेट्स ने जब ये स्टोरी पढ़ी तो वो जनाब एक दिन गाड़ी निकाली उसने और वो सीधा आया उसके फ्लैट के ऊपर दस्तक दी। और उसका फ्लैट मतलब सिंगल रूम अपार्टमेंट था जिसका एक हिस्सा मतलब किचन और एक हिस्सा वॉशरूम और एक हिस्सा बस गद्दा डाल के वो वहाँ पे एज ए स्टूडेंट लाइफ में रहा। तो वो स्टूडियो अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट था। तो वो बिल गेट्स आया और उसने कहा कि आओ चलो मेरे साथ चलो, और बिल गेट्स उसको ले गया जो फॉर्च्यून 500 का ग्रुप है उसमें, और वहां जाकर उसने इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं आपको आज उस बंदे से मिलवा रहा हूँ जिसने 21st सेंचुरी क्लासरूम इन्वेंट कर लिया है। और उसने फिर साथ ये भी कहा कि जी आप इसको सपोर्ट करें जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, आप लोग एक बेहतरीन काज है उसमें हिस्सा डालें। तो वहां से फिर बाकायदा तौर पे खान एकेडमी की शुरुआत हुई तकरीबन 2008 में, यानी यूट्यूब के जस्ट 2 साल बाद खान एकेडमी शुरू हुई। और इस वक्त जो है तकरीबन खान एकेडमी के ऊपर स्कूल और हाई स्कूल लेवल के तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स के काफ़ी सारी ज़बानों में बेतहाशा लेक्चर्स अवेलेबल हैं, यानी कि तकरीबन 2012 तक इसके ऊपर 6500 लेक्चर्स मौजूद थे, यानी कि 6500 लेक्चर्स जो सलमान खान ने खुद डिलीवर किए हुए थे। तो वो लेक्चर्स, और 2012 का एक स्टैटिस्टिक कहता है कि जी तकरीबन 2012 में सिर्फ उसके लेक्चर्स 1.7 बिलियन टाइम्स, यानी कि 1.7 अरब दफा उसके लेक्चर, सॉरी 1.7 बिलियन आवर्स, 1.7 अरब घंटों के बराबर उसने लोगों तक जो है डिलीवर कर चुका था वो इंफॉर्मेशन। तो ये जो एक इनकलाब है, और फिर सिर्फ ये बात नहीं है कि उसने सिर्फ लेक्चर दिए हैं, उसके साथ ही मतलब कि जब उसको सपोर्ट मिलना शुरू हुई है दूसरी कंपनीज फॉर्च्यून 500 की तरफ से डोनेशंस आना शुरू हो गई, तो फिर उन्होंने ऑनलाइन क्लासरूम को कैसे चलाया जा सकता है, मतलब कि सिर्फ वन वे ना हो कि टीचर ने वीडियो अपलोड कर दी है और स्टूडेंट जो है वो जस्ट उसने देख लिया, ये ना हो, बल्कि कैसे उनकी इंटरेक्शन हो सकती है। या मसलन इंटरनेट के ऊपर आपने मैथ वगैरह लिखना है, नॉर्मल चैट या मैसेंजर वगैरह के अंदर तो आप मैथ नहीं लिख सकते, तो वो मैथ कैसे कम्युनिकेट करना है, और इस तरह के बेतहाशा टूल्स जो हैं उन्होंने डेवलप किए, एनिमेशंस, वीडियोस और असेसमेंट के तरीकाकार, वो सारी चीजें उन्होंने वहां बैठ के डेवलप की। और फिर आप देखते हैं कि 2012 में जो है सबसे बड़ा जो मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज का सिस्टम है कोर्सेरा, वो 2012 में जो है इसकी वजह से, इससे इंस्पिरेशन लेके वो भी बना, और इस वक्त दुनिया में मतलब करोड़ों लोग, अरबों लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके ऊपर कोर्सेज पढ़ते हैं। और फोर्ब्स की 2012 की जो एक कवर था फोर्ब्स मैगजीन का, उसके ऊपर उन्होंने लिखा कि ये जो ऑनलाइन का जो आइडिया है ये तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर्स, 1000 अरब डॉलर वर्थ का ये आइडिया है, इतनी ज्यादा अहमियत है। और फिर ऑब्वियसली पूरी दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज थी वो पागलों की तरह कोर्सेरा और इनके साथ वो इंटीग्रेट होना शुरू हो गई, और बेतहाशा मतलब कि लास्ट ईयर में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था तो उसमें एक कैनेडियन प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे कि कनाडा की अब कोई एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये कोविड-19 से पहले की बात है, कि कनाडा की एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर ना करती हो, यानी कि तमाम यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। और उसका कहना था कि जी हम मुसलसल इस चीज के ऊपर खप रहे होते हैं, दिमाग खपा रहे होते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसको मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में एडवांसेस आए जा रहे हैं
तो नई से नई टेक्नोलॉजी का हम एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल करें कि स्टूडेंट्स को हम इम्प्रूव कर सकें, उनकी लर्निंग एक्सपीरियंस को पहले से बेहतर कर सकें। अब उसके मुकाबले में जो हमारा पाकिस्तानियों का रवैया है कि हम सोए रहे और सोए रहे, 2013 गुजरा, फिर 14, 15, 16 और इस दौरान में मतलब सलमान खान को देखते हुए जो है इंडियंस ने इस पैटर्न को बड़ी जल्दी रिकग्नाइज किया, अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज किया। और आप देखें कि इस वक्त इंडिया में तकरीबन हर क्लास के, हर सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो मतलब कि, और एक बंदा नहीं, 85 बंदों ने एक ही सब्जेक्ट, मसलन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है तो आपको 50 मुख्तलिफ लोगों के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेक्चर्स मिल जाएंगे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के लेक्चर्स मिल जाएंगे जो फ्रीली अवेलेबल हैं और कोई भी उनको देख सकता है। और उसके मुकाबले में हम लोग जो है, मसलन हम अब मजबूरन कोरोना ने हमें घरों में बंद कर दिया और नौकरियों के लाले पड़े हुए हैं, तो इस वजह से फिर अब हम मजबूरन जो है ऑनलाइन पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन अभी भी हम वो सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं। जिस तरह मरियम ने कहा कि जी वो पहले सिर्फ ऑडियो की फॉर्म में जो है वो करना, और फिर उसके बाद वीडियो चलें, जूम वगैरह या दूसरे आ गए, तो वहां पे भी हमारी कोशिश क्या है कि हम एक वो कन्वेंशनल क्लासरूम को रेप्लिकेट करें। यानी कि जैसी कंडीशंस कन्वेंशनल क्लासरूम में होती हैं कि एक टीचर बैठा हुआ है और 40 बच्चे हैं और वो सारे सुन रहे हैं और कभी कभी कोई सवाल गलती से जरूरत कर ले पूछने की तो वो पूछ ले, तो वही चीज चल रही है। अभी भी हम कुछ नया करने के ऊपर तैयार नहीं है। मतलब वही टीचर व्हाइट बोर्ड के ऊपर कैमरा लगा के और वो उसी तरह से पढ़ा रहा है, कोई ये कोशिश नहीं कर रहा कि एड्स उसके अंदर बेहतर से बेहतर कैसे ऐड की जा सकती हैं। मतलब कि ठीक है बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मतलब कि हम लोग किस स्टेज पे हैं, हम लोग अभी इस स्टेज के ऊपर हैं कि हमें यही नहीं पता कि मसलन पावर पॉइंट कैसे इस्तेमाल करना है, या हमें इस चीज के ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाने पड़ रहे हैं कि जी जूम के ऊपर कैसे पढ़ाना है और गूगल टीम्स के ऊपर कैसे पढ़ाना है या मूडल के ऊपर कैसे पढ़ाना है, तो हमें लोगों को अभी ये सिखाना पड़ रहा है और वो सीखने के ऊपर राजी इल्ला माशाल्लाह तकरीबन कोई भी नहीं है। तो अब ये हमारी रिवायती रेजिस्टेंस है, और मेरे ख्याल में अगर अभी भी हम ना माने तो पता नहीं, हम शायद 100-150 साल और पीछे रह जाएंगे बाकी दुनिया से। अच्छा खैर, आपने तो पूरा जो ना 15 नंबरों का नोट ही पढ़ के सुना दिया हमें। अच्छा मीडियम ये अंदर बताएं। अंदर का लावा है जो निकल रहा है। अच्छा मीडियम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो नॉर्मल क्लासरूम में, आपने भी नॉर्मल क्लासरूम में जो अब जिसको कह लें जी पास्ट का जो क्लासरूम था कि उसके अंदर आपने पढ़ा हुआ कि टीचर आपके सामने फिजिकली मौजूद है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन होता है, वो आपको वो कनेक्शन कैसे फील हो रहा है कि डिस्कनेक्ट है कि नहीं है, उस अगर वो डिस्कनेक्ट है तो उसको कैसे रिकनेक्ट किया जा सकता है? I think जैसे मैंने पहले mention किया that I have a privilege of working at one of the best universities in Pakistan, right? So people or students who come here, उनके पास already एक awareness है। बाकी यूनिवर्सिटीज का I cannot really say, like मेरी क्लास में like I don't feel that I'm disconnected with my students. Obviously I don't know them by face, मगर मेरी क्लास में जैसे I'm taking 2 courses, general genetics and English, तो उसमें इतना इंटरेक्शन हो जाता है कि आपको स्टूडेंट्स का पता लगना शुरू हो जाता है, आप उनसे बात करते हैं, आप एक्टिविटीज रखते हैं। और जिस तरह बिलाल ने भी अभी ये कहा कि आपने एक कन्वेंशनल क्लासरूम को ऑनलाइन नहीं लेकर आना, यू हैव टू मूव ऑन विद द टेक्नोलॉजी। तो इसमें आई थिंक जो जितना मेरी नॉलेज है और जितना मुझे पता है कि जो मेरे साथ के लोग कॉलीग्स कर रहे हैं, हाँ मतलब असेसमेंट के केसेस भी डिफरेंट हैं, एक फॉर्म्स यूज हो रहे हैं जिसमें ऑनलाइन टेस्टिंग हो रही है, अच्छा जी होम ओपन बुक टेस्ट हो रहे हैं, टेक अवे एग्जाम्स हैं, मतलब देयर आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर दैट आउट। मसला ये है कि हम एक ऐसे सेक्शन की बात करें जो कि बहुत छोटा है, इफ यू कंपेयर विद जितनी भी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज हैं उसमें मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। अब इस यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ हो रहा है जहाँ पे स्टिल लोगों को डिफिकल्टी फेस होती है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत फार फ्लंग एरिया से हैं, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास बिजली नहीं है। देयर आर स्टूडेंट्स जिनके गाँव में हैं, वो गाँव में बिजली नहीं है, सोलर से चलता है। अगर 2-3 दिन कोई मसला हो जाए, कोई एक पैनल सेल्स का ख़राब हो गया है, तो फिर बस आप भूल जाएं कि वो
स्टूडेंट आ सकता है कि नहीं. सो इस आई डोंट थिंक कि ये मतलब ये वाला प्रॉब्लम सिर्फ एक तरफा नहीं है. इट्स नॉट कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस चेंज को, इट्स ऑल्सो कि हमारे पास रिसोर्सेज फिलहाल नहीं है. अभी रिसोर्सेज क्यों नहीं बनाएंगी पिछले सालों में, उस पे तो आई थिंक बिलाल हैज लाइक गिवन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. I think it's valid. Like we do have this attitude of not wanting to change ourselves, not wanting to change with the technology, or not wanting to change with the changing world. But जी जितना I think मुझे लगता है कि I don't feel disconnected with my class. मेरा जो कनेक्शन फॉर्म हुआ है वो डिफरेंट तरीके से फॉर्म हुआ है और शायद डिफरेंट तरह का है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल सेटिंग. जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, आपको यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, आपको सलाम देंगे, आप उनसे सलाम लेंगे, आप उनसे बात करेंगे, हाँ जी ठीक है. इस सेटिंग में इट्स नॉट जस्ट दैट, स्टूडेंट आपको डिफरेंट तरीकों से अप्रोच करेगा. लाइक जब मेरा ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, आई वॉज एकदम से जो प्रेशर आपके ऊपर गिरता है ऐसे बम फटता है. आपके ऊपर तो डबल बम फटेगा कि पहली क्लास और वो भी ऑनलाइन. जी ऑन मेरा अच्छा मुझे उससे इतना ज्यादा मसला नहीं हुआ था कि ऑनलाइन देना पड़ रहा है. मुझे ये मसला हुआ था कि स्टूडेंट्स से आप इंटरेक्शन ड्यूरिंग द लेक्चर तो इट्स ओके फाइन, उसके बाद स्टूडेंट्स का आप ये नहीं कह सकते कि आप मुझे सिर्फ इस टाइम से इस टाइम तक अप्रोच कर सकते हैं. वो आपको रात के 12 बजे भी जो है वो मैसेज करेंगे, वो आपको सुबह के 4 बजे भी मैसेज करेंगे और आपको उनको अटेंड करना है. वरना वही बात है, आपका कनेक्शन नहीं फॉर्म होता. अगर आप स्टूडेंट्स को अटेंड नहीं करोगे, उनके क्वेरीज नहीं अटेंड करोगे, उनसे बात नहीं करोगे, तो कनेक्शन नहीं बिल्ड होगा. कनेक्शन नहीं बिल्ड होगा तो लेक्चर नहीं अच्छे डिलीवर होंगे. लेक्चर नहीं अच्छे डिलीवर होंगे तो क्लास का मकसद ही क्या है. तो अच्छा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट पर्सपेक्टिव मुझे देने दें. मैं बात करूँगा जो हमारी ट्रेनिंग का जो बैच था उसमें बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो एक सकरदुन में थे, एक थे, और तो वो बहुत ज़्यादा यानी रिमोट एरियाज़ में भी थे. इवन मुझे भी जो है पर्सनली मेरा जो है उसका ब्रॉडबैंड का मोडेम ख़राब हो गया था. और यानी ये ब्रॉडबैंड का जो मोडेम है ये समझ लें ट्रेनिंग शुरू होने से कोई 10 दिन पहले ख़राब हुआ था. पहले ख़राब हुआ, मैंने उसी दिन उसकी कंप्लेंट कर दी. अच्छा, ये वो टाइम है जिस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन जब तक ख़त्म नहीं कर दिया हुकूमत ने, वो ब्रॉडबैंड मुझे नहीं मिला. एंड आई वाज लाइक कि जी मैं रोज़ाना जो है वो यूफोन का जो है वो 3 GB का पैकेज करता था. 1.5 GB मैं उसमें कंज्यूम करता था. 1.5 GB रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक होता था, जिसमें मेरी कोई क्लास नहीं होती, जिसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता था. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी वाक़ईतन नहीं है और हमारा माइंडसेट भी नहीं है. अब इसमें आपने बात की कनेक्शन वाली, वो जो आपने बताया कि जी आपको होता है, तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे वो सारे के सारे जो है ना, यानी 4 में से 3 इंस्ट्रक्टर्स जो हैं पाकिस्तान से बाहर बैठे थे. 3 डिफरेंट टाइम ज़ोन्स के अंदर ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो रहा था. तो अब उसके दौरान इन सारी चीज़ों को मैनेज भी करना होता था. फिर हमारे ऑफ़िस आवर्स होते थे रोज़ाना रात को 10 बजे से 11 बजे. अच्छा, हमारी एक इंस्ट्रक्टर होती थी, वो कनाडा में थी, वो पाकिस्तानी निजात कैनेडियन हैं. तो वो जिस वक़्त हम सैरी-शैरी करके नमाज़-शमाज़ और सैरी सॉरी नहीं, ये अफ्तारी करके रात को खाना खा के जो है ना तरावी-शरावी पढ़ के हम उधर जाके बैठते थे 10 से 11 बजे. तो फिर थोड़ी देर बाद में उनकी जो है ना सहरी का टाइम हो रहा होता था. तो उस तरह से जो कनेक्शन बिल्ड करने वाली चीज़ है वो इसी तरह से फिर वो बिल्ड हुई और फिर एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ जिसको यानी बाय फार मैंने अपने बैच में किसी एक बंदे से ये नहीं सुना इस ट्रेनिंग के बाद या इस ट्रेनिंग के दौरान कि मुझे ट्रेनिंग में मज़ा नहीं आया. ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, लर्निंग थी, अच्छी थी और हेक्टिक भी था टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, लेकिन मज़ा आया था लोगों को. तो क्या ख़्याल है आप लोगों का कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो कितना इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं या कर सकते हैं, या उनको कितना ज़्यादा एडॉप्टेबल हैं इसके हवाले से कि वो पुराने टीचर्स हैं या जो मेरे जैसे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके मुकाबले में कितना जल्दी लर्न कर लेंगे? जलाल साहब आप बताइए. स्टूडेंट्स का हमारा यहाँ पे मसला ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मजबूरन पढ़ रहे हैं. शौक से तो मतलब कि
और जिस तरह मरियम ने कहा ना कि वो एक टॉप यूनिवर्सिटी में बैठी हुई हैं और मतलब वो इसी तरह से एजुकेटेड एलीट क्लास है, तो उनको तो चले कोई शौक होगा, लेकिन जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है उसको एजुकेशन का शौक नहीं है, मजबूरी है। तो उसका एक मज़र आपने फिर देखा कि जब मतलब एचईसी ने ऐलान किया कि जी यूनिवर्सिटीज़ किसी ना किसी तरह एग्ज़ाम लें, बेशक ओपन बुक लें लेकिन एग्ज़ाम लें, और उसके मुकाबले में बोर्ड्स ने ऐलान कर दिया कि जी हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करेंगे। तो पूरी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे वो एचईसी के पेजेस के ऊपर और ट्विटर हैंडल को ट्रोल करना शुरू हो गए कि जी हम इंसान नंबर देके किसी तरह पास कर दें, जान छोड़ें हमारी, ठीक है ना। तो अब उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि उनका कितना नुकसान हो रहा है, और उनको इस चीज का भी एहसास नहीं है कि मतलब अगर 1 साल 2 साल या खुदा ना खास्ता इससे भी ज्यादा ये सूरत हाल चलती है, तो क्या वो इतना अरसा मतलब अपनी जिंदगी का जस्ट घर में वीडियो गेम्स खेल के और फिल्में देख के मतलब जाया करने के चक्कर में बैठे हैं, किस उम्मीद पे बैठे हैं? मतलब दुनिया तो उनके लिए नहीं रुक जाएगी। तो एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्री तो देख सकते हैं ना यार। डॉक्यूमेंट्रीज मैं और तुम ही देखते हैं, बाकी कोई नहीं देखता। तो जी मेरी माँ बताइए। I think again, I feel very lucky and privileged. नहीं, I इसमें am कोई शक sorry नहीं है, for using that word. इसमें जी इसमें कोई शक नहीं है कि नस्ट इज entirely different from our national education system. नस्ट एक बबल है जो कि एक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। स्टूडेंट्स जो आते हैं इंतहाई शदीद कंपटीशन, शदीद सिलेक्शन के प्रोसेस से गुजर कर आते हैं। तो स्टूडेंट्स यूटोपिया। की वो होते हैं जो एग्जैक्टली वो एक एजुकेशनल यूटोपिया है जो कि एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन स्टिल नस्ट इज द लीडिंग यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। नस्ट से जो काम होगा दैट इज ऑलवेज टेकन एज एग्जांपल, दैट इज ऑलवेज कोटेड एज एन एग्जांपल। यानी आपको याद होगा कि जिस वक्त कोविड की आउटब्रेक शुरू हुई थी पाकिस्तान में ताज़ी ताज़ी, तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने जो ने ट्वीट की थी कि यूनिवर्सिटीज़ ने क्या तीर मार लिया और क्या कुछ किया। और उसके कुछ ही दिनों के बाद नस्ट ने एक एग्जीबिशन करवाई जिसमें फवाद चौधरी साहब को भी बुलाया और बता दिया कि उनकी फैकल्टी ने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई, जिसमें रोबोट्स थे, ड्रोन्स थे जो कि उसके एंटीवायरल स्प्रे करने के लिए थे, और बहुत सारी चीज़ें थी। सो नस्ट इज़ द लीडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, और दैट इज जो जिस कहते हैं ना बीकन ऑफ लाइट या एग्जाम्पल। तो वी हैव टू, अब कुछ ना कुछ तो करना है ना हमने, हम क्या करें। जी जी मीडियम। जी जी। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें और कितना वो अडाप्ट कर सकते हैं, इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम बिकॉज फॉर देम एज वेल। एक तो फॉर माय सेमेस्टर स्पेसिफिकली, सेमेस्टर स्टार्ट हुआ और साथ ही रमजान भी स्टार्ट हुआ, तो इट वाज लाइक टू थिंग्स दैट वर गोइंग साइड बाय साइड, और वो सारा एक स्केड्यूल जो है दैट वाज लाइक डिसरप्टेड कंप्लीटली। तो उसमें उसकी वजह से स्टूडेंट्स वर वेरी डिसहार्टेंड क्योंकि उनके ऊपर बर्डन ज्यादा हो गया था। अब एक दिन में वो 2-2 3-3 क्लासेस ले रहे हैं, जो क्लास शायद 1.5 घंटे की होनी हुई थी, अब वो ऑनलाइन की वजह से 2-2 घंटे की होगी बिकॉज स्टार्ट में पीपल आर कनेक्टिंग, कभी किसी का इंटरनेट लूज हो जाता है, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। सो दैट वाज द प्रॉब्लम जो कि आई थिंक वो हर लेवल पे, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल, हर इदारे ने फेस किया होगा, कि जहाँ पे लोगों के पास या डिलीवरिंग एंड पे इंटरनेट प्रॉब्लम्स हैं, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स हैं, या रिसीविंग एंड पे। सो उस केस में आई थिंक आई डिड हैव अ प्रॉब्लम, माय स्टूडेंट्स डिड हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। मगर आई थिंक अडेप्टेबिलिटी की जहाँ पे बात आती है, फॉर माय सेमेस्टर, वो जो मैं साल ले रही हूँ, दैट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी, दे आर ऑलरेडी वेरी मोटिवेटेड। अगर आप एक लेक्चर खत्म करते हैं उसके बाद आपको 10 मैसेज आ जाएंगे 10 डिफरेंट स्टूडेंट्स से, अच्छा मैम ये वाली बात हमने डिस्कस की थी, तो मेरे ख्याल में ये वाली पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। मतलब वो 10 और सवाल करते हैं, फिर यू हैव टू मेक अ स्पेस फॉर देम। तो मेरा उससे देखा जाए तो मुझे शुरू में लगा था कि आई कैन नॉट अटेंड टू लाइक 50 स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम। उस हिसाब से अगर मुझे देखा जाए तो मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत जल्दी अडेप्ट किया है। उनको फौरन बता दें कि अच्छा आप मुझे क्वेश्चन पर्सनली ना करें, हम इस ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली स्टार्टेड डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स, और फिर टीचर को भी उसमें इंक्लूड करना। अगर आपको जैसे एज अ टीचर, इट वाज माय फर्स्ट टाइम, तो मुझे ऑब्वियसली काफी प्रॉब्लम्स भी थी। आई टोल्ड देम क्लियरली कि बेटा ये मुझे प्रॉब्लम है, आपको मुझे बताएं कि डू यू नो अ बेटर वे टू हैंडल दिस। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चनिंग का था, डिस्कशन फोरम का था, क्विजेज लेने का था, असाइनमेंट्स का था। सो
they would come up with suggestions, I would come up with a suggestion. I think as a teacher, it is my responsibility to be open to their suggestions as well. जैसे हर टीचर सेम नहीं होता, आई थिंक हर क्लास भी सेम नहीं होती, तो मैं उन सबको एक ही तरह की क्लास की कैटेगरी में नहीं डाल सकती. बट यस, स्टूडेंट्स की अडाप्ट करने में काफी मसला हुआ होगा, स्पेशली लाइक लास्ट ईयर स्टूडेंट्स और लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, जिनके ऊपर सिर्फ डिग्री खत्म करने का प्रेशर नहीं है, बल्कि ये भी प्रेशर है कि अब रिसर्च प्रोजेक्ट भी खत्म करना है, और रिसर्च कैसे होगी, वेट लैब एक्सपेरिमेंट्स कैसे होंगे, थीसिस कैसे लिखेंगे, वाइवा कैसे होगा. तो आई थिंक, आई स्टिल थिंक कि स्टूडेंट्स जो अभी यंगस्टर्स हैं, एटलीस्ट अंडरग्रेड वाले, they have been very good at adapting to this online system. It could be just that I have this privilege of working at NAST, or it could be that students all over are ready to change, and it's just that old people like myself aren't ready. नहीं, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास जो अंडरग्रेड स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका लर्निंग कर्व बहुत बेहतर होता है एज कम्पेयर टू हमारे जैसे बूढ़े होते. अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट है उसके जाने से पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा. हमने ऑब्वियसली रिसर्च को भी डिस्कस करना है कि जो आपके पास मास्टर्स के, पीएचडी के या इवन बीएस के जो स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, वो उसको तो हमने करना ही करना है कि ऑनलाइन वो कैसे कर सकते हैं. लेकिन मुझे अब इसको टीचिंग को कंक्लूड करने से पहले मुझे ये बताइए कि असेसमेंट और एवेल्युएशन का क्या वो स्ट्रेटजीज हैं. ओपन बुक टेस्ट पाकिस्तान में तो लोगों को आती नहीं है. मेरा ओपन बुक टेस्ट के साथ एक एक्सपीरियंस था, वो मेरा एक दोस्त था, वो यूएस में होता था, तो वहाँ उसके क्योंकि हम एक ही फील्ड थी, हमने बीएससी इकट्ठे की थी, तो हम जो हैं एक दूसरे के साथ डिस्कस करते रहते थे. तो उसका जो एग्ज़ाम था उसने एक दफ़ा मुझे कहा कि इब्राहिम भाई यार ये देखो, वो तो उसका पूरे का पूरा जो ओपन बुक का जो था वो मैंने और उसने मिल के हमने किया वो. और उसके बाद जो मुझे चस्का पड़ा ओपन बुक का कि मैंने नेस्ट में हमारी एक टीचर होती थी डॉक्टर अलवीना, उनको जाके मैंने बताया भी कि उनके साथ ये डिस्कस भी किया कि ओपन बुक की ऐसे हो. उन्होंने भी बाद में उसको थोड़ा सा अपने लेक्चर्स के दौरान, अपने कोर्सेज के दौरान उसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश की. लेकिन ओपन बुक टेस्ट हम पाकिस्तान में कैसे कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स उनको कैसे समझ सकते हैं, जो भी आप दोनों में से लेना चाहे. मेरे नजदीक इट्स लाइक एन एथिकल मैटर. आपकी अपनी जो है ना एथिकल स्टैंडर्ड्स इतने हाई होने चाहिए कि आप उस ओपन बुक एग्जाम में चीटिंग ना करो. If you are true to the spirit of education, I think no student or no teacher would go to extreme lengths of cheating. अगर किसी स्टूडेंट के अपना है कि बस मैंने डिग्री पास करनी है, मैंने ए ग्रेड लेना है, मैंने बी ग्रेड लेना है, तो उसके लिए तो द स्टूडेंट इज गोइंग टू गो लाइक beyond his or her like limits to get that. मगर अगर ये किसी ने implement करना है open book exams, what I like the subjects I'm teaching, they're very activity based. Genetics is activity based. आप उसमें conceptual exams बना सकते हैं. The English part that I'm taking, उसमें भी it's very, because it's like it's a mix between science communication and using English as a medium. तो उसमें भी आप एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम्स बना सकते हैं. ओपन बुक एग्जाम्स का इसलिए मैं ज़्यादा फेवर नहीं करती क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है कि रिसोर्सेज की. कुछ स्टूडेंट्स के पास अगर हम टाइम देते हैं 5 घंटे में आपने ये जो है एग्जाम सबमिट कराना है, तो स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कम अप टू यू एंड से कि भाई हमारा जी 10 बजे नेट चला गया था, हम नहीं सबमिट करा सके. एंड देन योर लॉजिक तक कि भाई बेटा आप 15 मिनट पहले करा देते या आप 1 घंटा पहले करा देते, दैट इज नॉट गोइंग टू अप्लाई टू एनी ऑफ दैट. उनकी मतलब वो बात नहीं सुनेंगे. सो आई फील इस केस में लाइक मुझे पर्सनली ये लगता है कि इट शुड ईदर बी अ रिपोर्ट राइटिंग और अ कॉन्सेप्चुअल एग्जाम जिसमें आप क्वेश्चंस यू कैन गिव टू देम एंड देन यू कैन गिव वेरी लिटिल टाइम एंड गेट दैट बैक. Now it's up to the student. In any case, आप कोई भी scenario present कर दें, there are going to be ways to go about it, like for cheating, or to get answers from the internet, or to get answers from friends. तो वो चीज़ I don't think that कि हम किसी भी तरह से control कर सकते हैं. That is a ethics related matter और वो student के ऊपर dependent है entirely.
अच्छा बिलाल साहब के पास जाने से पहले मैं अब अपनी ट्रेनिंग का ही बतौर स्टूडेंट इसी हवाले से एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ दी असाइनमेंट्स दे वर आइदर इंडिविजुअल और दे वर एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप सबमिशंस और ग्रुप असाइनमेंट्स। उसमें होता ये था कि या तो हमारे पास कोई रिपोर्ट राइटिंग है कि जिन्होंने हमें कोई आर्टिकल दे दिया, उसके जो भी हमने पढ़ा है क्लास में सेमिनार में उसके हवाले से उसके ऊपर आपने इसको क्रिटिकली एवेल्युएट करना है, या जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ला के जो है वो करना है। अब सूरत हाल ये होती थी उसमें कि हमने जब वो ग्रुप है 3-4 स्टूडेंट्स का ग्रुप जो है वो उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहा है और सारे मिल के कलेक्टिवली एक डॉक्यूमेंट भी बना के सबमिट कर रहे हैं। वो एक कलेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस होता था। हम जो है प्रोजल पे या गूगल डॉक्स के ऊपर बैठ के जो है सिमल्टेनियसली एक टास्क पे काम कर रहे होते थे। हर बंदे ने बस टास्क कैसे तकसीम किए हुए होते थे। मिसाल के तौर पर मैं इसका इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, मेरे साथ जो बाकी के कोलीग्स हैं वो कोई इसके जो है आर्गुमेंट बिल्ड कर रहा है, तो कोई काउंटर आर्गुमेंट लेकर आ रहा है। तो ये वो होता था इसको। अब सूरत हाल जो है वो मुझे वो ये वाला तरीका उस ट्रेनिंग के हवाले से बेहतर भी लगा कि आप स्टूडेंट्स को अगर आप इंडिविजुअल के बजाय कलेक्टिव में डाल देते हैं, नहीं दोनों चीज़ें इंडिविजुअल जो है असेसमेंट हो रही है वो भी असाइनमेंट्स पे, रिपोर्ट राइटिंग पे या और तरीकों पे हो रही है, और साथ के साथ ग्रुप की भी हो रही है, तो एक आपकी अच्छी बॉन्डिंग भी डेवलप हो जाती है स्टूडेंट्स के दरमियान भी। क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अकेले तो काम नहीं कर सकते हैं, आप आइसोलेशन में रख नहीं सकते हैं। क्लासरूम के अंदर भी वो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो बेंच मेट्स हैं उनके साथ मिलके बात करते थे, तो वो यहाँ पे भी ऑनलाइन के सिस्टम में भी करेंगे। हमने इस सेगमेंट में डिस्कस करना है रिसर्च के हवाले से कि जो हमारे पास पीएचडी के या एमफिल एमएस के स्टूडेंट्स हैं या इवन जो बीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी थीसिस प्रोजेक्ट करना होता है। तो जिस अब लैब्स बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ फंक्शनिंग नहीं कर रही हैं, टीचिंग तो चलें आप उठा के ऑनलाइन लेकर आ गए। तो अब जो रिसर्च है उसको आप कैसे इस सूरत हाल में कर सकते हैं, कैसे इसको इवॉल्व कर सकते हैं? सो मरियम आप बताइए, आप यंग फैकल्टी मेंबर हैं, आप क्या एक्सपीरियंस है आपका या नेक्स्ट में क्या हो रहा है इस हवाले से? फिलहाल तो क्योंकि मेरे पास रिसर्च स्टूडेंट्स नहीं है तो आई कैन नॉट कमेंट, लाइक आई डोंट हैव डायरेक्ट कमेंट्स ऑन इट, बट जो मेरे कॉलीग्स कर रहे हैं वो हाउ दे हैव बीन गाइडेड टू डू इसके, क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल रिसर्च है, ज़्यादा कंपोनेंट लैब्स में जाने वाले काम का होता है। व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज दे ट्राइंग टू मूव दोज प्रोजेक्ट्स इन सिलिको, और उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा बायोइन्फॉर्मेटिक्स को इन्वॉल्व करें। दैट सेड, मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़, बाहर की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड का पढ़ा था, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा का पढ़ा था, और इधर मतलब यूके की और यूनिवर्सिटीज़ का पढ़ा है, जिसमें उन्होंने इंस्टेड ऑफ आस्किंग स्टूडेंट्स कि आप अपना पूरा थीसिस जमा कराओ या पूरी जिस तरह की नॉर्मल रिपोर्ट वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सबमिट कराते हैं, उसके बजाय उन्होंने उनसे पूछा है कि किसी तरह से आप एक और एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करें एंड आइडेंटिफाई कि आपकी लर्निंग क्या है, उस पर भी एक रिपोर्ट लिखें। फिर ये दो चीज़ें कंबाइन होकर उनकी असेसमेंट में इन्वॉल्व होंगी, और थर्ड पार्ट जो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने ऐड किया दैट इज़ वाइवा। तो जैसे नस का ऑलरेडी सिस्टम है कि आप एक प्रोजेक्ट करते हो, उसके बाद आप एक थीसिस लिखते हो या रिपोर्ट लिखते हो, वो सबमिट कराते हो, फिर उसके बाद आप छोटा सा डिफेंस करते हो एट अंडरग्रेड लेवल, मास्टर्स में वो बड़ा डिफेंस होता है, पीएचडी में बहुत बड़ा डिफेंस होता है। बट नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में अंडरग्रेड लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे पाकिस्तान से बाहर वाइवा का कॉन्सेप्ट एज नहीं है रिसर्च डिग्रीज में। उसमें से ये होता है कि आपने प्रोजेक्ट किया, आपने उसके ऊपर रिपोर्ट लिखी, सबमिट कराई, जितना आपने काम किया था, जितनी आपकी लर्निंग थी वो आपने सबमिट करा दिया, एंड यू आर ग्रेडेड ऑन इट, दैट्स द एंड ऑफ इट। द वाइवा पार्ट एक्चुअली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट ने वाकई में कितना लर्न किया, बेशक वो प्रोजेक्ट आधा खत्म हुआ या वो प्रोजेक्ट बहुत जो है वो एंड कंप्लीशन तक पहुंच गया। ये बात मुझे हमेशा से बहुत खटकती रही है इन आवर रिसर्च सेटिंग कि अंडरग्रेड स्टूडेंट से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। शायद एज अंडरग्रेड स्टूडेंट मेरी एक्सपेक्टेशंस खुद से भी बहुत ज़्यादा थी कि जी हम तो रिसर्च में तीर मार लेंगे, और हम चाह रहे थे कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा भी कर लें, वैसा भी कर लें, बट और सारे अंडरग्रेड स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं। बट कंसिडरिंग आवर रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इतना सब कुछ करने का एक तो टाइम नहीं होता, और फिर जितना भी हमारा दिमाग तेज चल ले
काम लैब में बहुत फर्क तरीके से होते हैं। तो इस तरह की सेटिंग में जो मुझे वाइवा का सिस्टम है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बेशक आपका प्रोजेक्ट एंड उस पॉइंट तक ना पहुंचा हो जहाँ तक आप उसको लेके जाना मांग रहे थे, मगर क्या उस दौरान में आपकी लर्निंग हुई है, क्या उस दौरान में आपने लैब में काम करना सीखा है, क्या उस दौरान में आपने अपने लैब वालों के साथ काम करना सीखा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीम एज वर्क। अ टीम चलना रिसर्च में बहुत जरूरी है। तो आई थिंक वाइवा इज समथिंग जो कि नस में तो थीसिस डिफेंस होता ही है। एनी लेवल इफ यू आर डूइंग रिसर्च तो आपने अपना डिफेंड करना है अपना प्रोजेक्ट, फिर बेशक उसको वो छोटा सा नाम दे देंगे जी थीसिस डिफेंस है, या बड़ा सा नाम दे दें जो भी। तो आई थिंक वाइवा अगर हम नॉर्मल क्लासेस में भी लेना शुरू कर देना, असेसमेंट बेशक आपने ओपन बुक एग्जाम लिया है, ऑनलाइन एग्जाम लिया है, गूगल फॉर्म से लिया है, एमएस फॉर्म से लिया है, जैसे भी लिया है, अगर वाइवा स्टूडेंट्स का लेंगे तो पता चल जाएगा कि स्टूडेंट का कैलिबर क्या है, उसने कितना सीखा है, उसने क्या उस पूरे कोर्स के दौरान किया है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि अगर एक टीचर जो है वो 100 स्टूडेंट्स की क्लास ले रहा है और उसके पास 2 या 3 क्लासेस हैं, तो वाइवा लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता सकता हूँ अभी जी बिलाल मैं साहब। कुछ ऐड करना चाहूँगा। मैडम ने अभी बात की बड़ी बेहतरीन है कि उन्होंने कहा कि जी इन सभी को हम काम करेंगे। और दूसरी जो बात है एक्चुअली रिसर्च का पर्पस क्या होता है हमारे यहाँ पे, मतलब कि मैं अक्सर ऑनलाइन फोरम्स के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे देखता हूँ कि जी मैंने एमफिल में मुझे अब रिसर्च करनी पड़ रही है तो प्लीज कोई अच्छा सा टॉपिक बता दें। मतलब जी जनरल पब्लिक का एटीट्यूड क्या है कि या मतलब जो इस तरह नहीं पूछ रहा उसको कोई सुपरवाइजर जो है वो कोई एक टॉपिक ढूंढ के बता देगा कि भाई तुम इस चीज के ऊपर देखो, और फिर वो कोई मक्खी पे मक्खी मारने वाला सिलसिला जो है वो हमारा शुरू होता है। रिसर्च का एक्चुअली एसेंस क्या है, वो ये है कि आप वैलिड क्वेश्चंस पूछें। जो क्वेश्चन आज से पहले कभी नहीं पूछे गए वो क्वेश्चन खुद से ढूंढ के लाएं, जिनके जवाब अभी दुनिया को दरकार है। कोई नई प्रॉब्लम्स, उनके नए सॉल्यूशंस लेके आए। तो अगर इस 1 डेढ़ साल में 2 साल में अगर हम अपनी कौम को सिर्फ यही चीज आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, यही चीज सिखा लें तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ये हमारी कामयाबी होगी। बिलाल साहब, यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा आपको कि हम रिसर्च के दौरान पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त पढ़ते हैं जब हम रिसर्च खत्म कर चुके होते हैं और थीसिस लिख रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो पढ़ना होता है ना, ये रिसर्च से पहले हमें पढ़ना होता है, जहाँ पे हम राइट क्वेश्चन ढूंढ के लेकर आए। और क्वेश्चन हम ढूंढते हैं, लेकिन उस वक्त जबकि हम रिसर्च कर चुके होते हैं तो हम अपने लिए एक आर्गुमेंट बिल्ड कर रहे होते हैं, जिसमें वकील थीसिस एक केस बिल्ड कर रहा होता है। थीसिस लिखने के बाद उसकी वजह ढूंढ रहे होते हैं कि हमने क्यों लिखा है। एग्जैक्टली। मुझे लगता है अच्छा, कि मेरे ख्याल में इसमें स्टूडेंट की भी गलती नहीं है, बिल्कुल क्योंकि एक कल्चर है। जो डिग्री के दौरान रिसर्च होती है ना, मेरे अंदाजे से वो गाइडेड रिसर्च होती है जो कि सुपरवाइजर ने या पीआई ने गाइड करनी होती है। उसमें स्टूडेंट बेशक एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन ना ला सके, अगर स्टूडेंट वहाँ पे टेक्निक्स भी सीख रहा है ना, अपनी बेसिक्स भी दुरुस्त कर रहा है, तो मेरे ख्याल में उसने मतलब उस रिसर्च को हलाल कर लिया है। दैट इज माय ओपिनियन ऑफ रिसर्च। जो असल रिसर्च शुरू होती है वो आपकी डिग्री के बाद होती है, फिर चाहे वो आपकी बैचलर्स डिग्री के बाद आपने रिसर्च शुरू किया, मास्टर्स के बाद या पीएचडी के बाद। दैट इज माय ओपिनियन ऑन इट, बट लाइक एवरीवन कैन हैव देयर। जो मेरा एक्सपीरियंस इस हवाले से वो ये है कि बीएससी की रिसर्च तो आपके पास ना टाइम होता है ना रिसोर्सेज होते हैं। वो तो इस तरह से होती है कि आपको एक एनवायरनमेंट फेमिलराइज करवाया जा रहा होता है। एमफिल के अंदर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग है और जो रिसर्च की मेथोडोलॉजी है उससे फेमिलराइज करवाते हैं। आपको एक छोटा सा पीरियड होता है जिसमें के अंदर आपने एक प्रोजेक्ट भी बनाना है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है, आखिर में उसको डिफेंड भी करना है। पीएचडी जो है दैट इज इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो, कि उसके अंदर आपने करनी ही रिसर्च होती है। ये तो 1 साल का कोर्स तो वैसे ही उसके साथ लगा हुआ है। लेकिन अब क्वेश्चन जो है मेरा अब वो ये है, हमने रिसर्च की असेसमेंट को तो हमने देख लिया, हमारे पास उसका पेपर भी आके पब्लिश हो जाएगा, वाइवा एग्जाम भी हो जाएगा, थीसिस आ जाएगी। लेकिन इस वक्त की जो इसमें हर डोमेन में तो हमारे पास रिसर्च ऑनलाइन नहीं हो सकती। जी बायो साइंसेज में आपके पास सिमुलेशंस हैं और भी बहुत सारी फील्ड्स में सिमुलेशन है।
लेकिन क्या हमारे पास किसी और कोई ऐसी फील्ड है जिसके हमारे पास सिमुलेशंस ना हो या कंप्यूटर के अंदर काम ना हो सकता हो, कोई प्रेडिक्शंस ना हो सकती हो, तो उस सूरत में फिर क्या होगा? एक तो नॉर्मली मतलब कि हमारे यहाँ पे वेट लैब की रिसर्च ज़्यादा होती है, मतलब कि ज़्यादा टाइम स्टूडेंट वेट लैब में गुजार रहा होता है। तो लेकिन उसके अलावा भी मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, मसलन इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स की सारी तकरीबन रिसर्च जो है उसमें एक्सपेरिमेंटल काम बहुत थोड़ा होता है, और ज़्यादातर जो ऑलरेडी दुनिया का डाटा पूरा स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल हैं उनको एनालाइज करके उनसे कोई रिजल्ट निकाले जा रहे होते हैं, उनको इंफर किया जा रहा होता है। मैथमेटिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, इवन फिजिक्स वगैरह के अंदर। तो जो मेन कोर बॉडी है फॉर एग्जांपल बायोलॉजी या केमिस्ट्री या और ऐसे सब्जेक्ट्स की, तो उनके अंदर तो एक्सपेरिमेंट की ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो है अहमियत है। लेकिन जो इन फील्ड्स के फ्रिंजेस या मतलब जिसको बिल्कुल एक किनारे कहें, तो वहाँ पे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और मेरा ख्याल है कि उनको अब ये भी जाहिर है एक चैलेंज है कि स्टूडेंट ढूंढे कि वो क्या इन हालात में इस सिनेरियो के अंदर वो क्या कर सकता है। तो अच्छा, मैं अगर यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे पहले बिलाल साहब ने मेंशन किया था कि दुनिया हमसे ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत आगे पाकिस्तान से, लेकिन रिसर्च में उनको भी यही सिमिलर क्वेश्चन दरपेश है कि लैब्स पूरी दुनिया में बंद हैं। मेरे चाइना में कोलीग थे, जैसे चाइना में आउटब्रेक का जोर था तो वहाँ पे लैब्स बंद थी और डॉर्म्स तक लिमिटेड थे, बाहर नहीं आ जा सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब जब उनके पास आउटब्रेक का जो है ज़ोर ख़त्म हो गया है, अब उन्होंने लैब्स खोल दी हैं, अभी मास्टर्स पीएचडी वालों को बुलाया है, वो रिसर्च कर रहे हैं। क्लासेस अभी तक उन्होंने कोई भी शुरू नहीं की हुई चाइना में। इसी तरह से एक मेरे जूनियर हैं, वो होती हैं नीदरलैंड्स में, वो एचएससी का प्रोग्राम है 6 महीने के लिए भेजते हैं, वो गई वहाँ पे, जाते-साथ ही लॉकडाउन हो गया और 1 महीने उनको हो गए हैं। अब वो लैब जो हैं वो बाकी के काम कर रही हैं अब, यानी पोस्टर्स बन रहे हैं या लिटरेचर रिव्यू हो रहा है, लेकिन रिसर्च नहीं हो पा रही है। सो ये ग्लोबल इश्यू है, ग्लोबल है और अभी किसी के पास इसका जवाब है नहीं कोई ख़ास। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मतलब कि जाहिर है एक ऐसी सिचुएशन है जो दुनिया को पहले 100 साल में कभी नहीं हुई है। तो नए चैलेंज के सॉल्यूशन भी नए ढूंढने पड़ते हैं। जाहिर है कोई पहले से लिखा हुआ सिस्टम हमारे पास मौजूद नहीं है, मतलब हम जो भी कुछ इस वक्त दुनिया में चल रहा है वो सारा फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जाहिर है लोगों को इसका भी कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। जी, एक चलें ये और तो आप रिसर्च क्वेश्चन आपको मिल गया है। सोल्यूशन निकाले। चलें बिलाल साहब, आपने तो मुझसे मेरे पूछने से पहले ही आपने जो है फाइनल कमेंट्स दे दिए हैं। मीडियम, आप बताएं आपके पास क्या फाइनल कमेंट्स हैं? I think it's a very challenging time, especially for Pakistan, जहाँ पे हमारे पास एक proper system नहीं है. If we come out of it, if we want to come out of it stronger, in terms of resources, in terms of mindsets, I think हमें इस change को accept कर लेना चाहिए. इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये ख़त्म होगा तो हम इसका solution ढूंढेंगे. अभी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हो सकती है और इस इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करके हम जो है ना एंड पे जब ये सिचुएशन खत्म होगी, सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, वी आर गोइंग टू कम आउट एज अ बेटर नेशन एज अ होल. सिर्फ उस केस में अगर हम इसको अभी एक्सेप्ट करते हैं दैट यस दिस इज अ चैलेंज और हमने ये टाइम जाया नहीं करना बल्कि इन्वेस्ट करना है इन फाइंडिंग अ सोल्यूशन जो कि प्रॉब्लम्स अभी हम फेस कर रहे हैं. अगर हम इसको उसी तरह से लेंगे कि नहीं भाई 6 महीने में खत्म हो जाएगा, साल में खत्म हो जाएगा, फिर देखेंगे, then we'll be stuck here forever, unfortunately. बिल्कुल मैडम, असल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक मैं पुरानी रिपोर्ट पढ़ रहा था उनकी। तो उसमें वो कहते हैं कि जी जो बच्चे आज स्कूल में दाखिल हो रहे हैं उन बच्चों में से 65% स्टूडेंट्स जो जॉब्स करेंगे वो जॉब्स अभी तक इजाद नहीं हुई हैं। यानी कि हमने उनको उन जॉब्स के लिए तैयार करना है अगले 15 साल जो अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुई हैं। तो अगर हम अपने उसी कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे जिस तरह हम पिछले 200 साल से पढ़ा रहे हैं, उसी तरह अगर हमें लगता है कि हम करके और फिर दुनिया के साथ compete कर लेंगे और जिस तरह के हमारे मतलब के अज़ाइम होते हैं कि जी हम बड़े कोई तीस मार खान है,
तो वो जो है फिर जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, चैलेंजेस को उनका दिलेरी के साथ सामना नहीं करेंगे, उनका एक्टिवली हल नहीं ढूंढेंगे, तब तक आगे का फ्यूचर बहुत ग्लूमी है। चलें, अब यहाँ पे जो टेक होम मैसेज मुझे मिल रहा है वो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी चंद दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि कोरोना, dealing with corona is like dealing with your wife. Initially you try to fight with her, and then you realize that you can't win, and you start to realize how to live with that situation. So हमने इसी के साथ रहना है, इसी we have to make best out of it. So let's hope कि अल्लाह ताला बेहतर करें सबके लिए। थैंक यू बिलाल साहब आपका, थैंक यू डॉक्टर मरियम, आपने टाइम दिया, बड़ा मज़ेदार डिस्कशन था। आई होप सो कि हमें फ्यूचर में भी आप दोनों टाइम देते रहेंगे। ठीक है, चलें, ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।